नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर भारत के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट मामले में 24 मार्च को अब सुनवाई की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया। आयोग ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कई सिफारिश भी इस दौरान की, जहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर निकाय चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अब रिकॉर्ड में ले लिया है। इस पूरे मामले पर अब सुनवाई भी होगी, जहां आपको बता दें कि एससी ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पूरे मामले पर, यानी जो ओबीसी आरक्षण को लेकर बात की जा रही थी निकाय चुनाव को लेकर, जिसके बाद ओबीसी आयोग की यहां पर बकायदा टीम गठित की गई थी, जिसने हर जिले में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर इस तरह का सर्वे किया था। उसने पहले राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी, राज्य सरकार के बाद ये कोर्ट के पास तक रिपोर्ट पहुंची और अब इस पूरे मामले पर 24 मार्च को सुनवाई करने जा रहा है कोर्ट, जहां बता दें आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, उत्तर प्रदेश निकाय से जुड़ी बड़ी खबर सब तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां एससी ने अब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है और 24 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई। देखिए, अगर बात की जाए ऋतु की, ये शुरुआत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी और उसके बाद लगभग 300 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट थी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है कैबिनेट में पास कराई गई और उस कैबिनेट में पास कराने के बाद जो है ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करानी थी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई गई। जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी और इस पर सुनवाई की जो है सुनवाई के लिए जो है आग्रह किया। तो ऐसे में अगर बात की, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च का जो है दिन निर्धारित किया है, जब इस पूरे मामले में ओबीसी आरक्षण पर जो ट्रिपल ए टेस्ट कराया है सरकार ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, और उस पर जो है अब 24 मार्च को सुनवाई होगी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो रही है कि अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, चुनाव प्रक्रिया होगी, अब वो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, जो सरकार ने ट्रिपल ए टेस्ट नहीं कराया था, उस टेस्ट कराने के बाद अब 24 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि आगे का क्या निर्णय रहेगा। क्योंकि लगातार जो है ओबीसी आयोग के गठन की मांग चल रही थी। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था 28 तारीख को, जो है जब 28 दिसंबर को इस पूरे आयोग का गठन किया है जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब पूरे इस मामले की तस्वीर साफ होती दिख रही है, यानी कि जो निकाय चुनाव का रोड़ा अभी तक अटका हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अब साफ होता नजर आएगा जब 24 तारीख की जो सुनवाई होगी उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा कि निकाय चुनाव में ये जो है ट्रिपल ए टेस्ट कराकर जो ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है आयोग के द्वारा, उसको हरी झंडी देगा या नहीं। अब इसके बाद जो है 24 तारीख की जो तारीख होगी उस दिन मुकर्रर होगा कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का भविष्य क्या होगा। जी बिल्कुल, और इस बीच ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए आरक्षण को लेकर कई सिफारिश इस दौरान कोर्ट के अंदर भी की गई, तो किस तरह की वो सिफारिश, क्या क्या है ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया जिसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा यहाँ पर टिका हुआ है कि किस तरह से फैसला आएगा। तो अगर बात की जाए इस पूरे मामले पर तो कहीं ना कहीं सरकार जो है घिरी नजर आ रही थी। सरकार जो है पहले हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट के अंदर ऐसा निर्णय दिया जाता है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव तय समय पर किया जाए। हाईकोर्ट के बाद जो है ये पूरा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि चुनाव जो है ना करवाया जाए और चुनाव के लिए जो है विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो है चुनाव के अंदर जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उसको फॉलो ना करने के। बिल्कुल रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता भी हमारे साथ बनी हुई है। ममता, चूंकि देखिए निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जहां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, अप्रैल में अधिसूचना, मई में चुनाव, क्या यही संभव?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये सूचना जारी की गई है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, तो कहा जा सकता है कि यूपी सरकार जिस तरीके से पहले से ही कह रही थी कि कम से कम जो उनकी डिमांड है वो मानी जाए, और उस तरीके से अगर संभवतः हो सकता है कि यूपी सरकार तो पहले से तैयार है, लेकिन आरक्षण के बगैर वो किसी भी सूरत में चुनाव नहीं कराना चाहती थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हो सकता है कि मई में चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार निकाय का करवाए। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए 24 मार्च को अब किस तरह का फैसला आता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। तो क्या ये मानकर चला जाए ममता कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर पक्ष में आता है और निकाय चुनाव फिर जो आगे आने वाली सूची है ओबीसी आयोग को लेकर, तो क्या वो पूरी तरह से अब नई सिरे से बनती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले ओबीसी कमीशन का गठन यूपी सरकार करे, उस कमीशन का गठन हुआ और उसके बाद 3 महीने का एक लंबा वक्त लिया था। ओबीसी कमीशन को निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मार्च 31 तक इस रिपोर्ट को दाखिल कीजिए, और उसी के दिशा निर्देश के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और 24 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार कह चुकी है कि आरक्षण के बगैर वो चुनाव नहीं चाहती, ओबीसी कमीशन का गठन, इन तमाम फॉर्मेलिटीज को यूपी सरकार पूरा कर चुकी है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से निर्देश का इंतजार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही थी, ओबीसी आरक्षण के बगैर वो चुनाव में नहीं जाना चाहती है, तो ऐसा लगता है कि यूपी सरकार के मन मुताबिक ही आने वाले समय में कोई फैसला हो सकता है। लेकिन ममता, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है, क्या वो भी कोर्ट की तरफ से ही अब तय की जाएगी? देखिए ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ओबीसी कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि यूपी सरकार की कोशिश तो यही थी और बार बार सरकार यही कह रही थी कि ओबीसी आरक्षण के बगैर वो निकाय चुनाव में जाना नहीं चाहती। तो कुछ वैसा ही हुआ था, यूपी सरकार के पक्ष में पिछला फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, क्योंकि अब ओबीसी कमीशन की तरफ से रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया है और जब 24 तारीख को इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी, तब जाके स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ओबीसी जो रिपोर्ट कमीशन ने सौंपी है उसमें है क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहती थी बिल्कुल उसी के तरीके से है, या फिर कुछ अलग डेटा ओबीसी कमीशन की तरफ से दिया गया है। क्योंकि सरकार ने कहा था कि कमीशन गठित होगा और उसके बाद वही तय करेगी कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अब रिपोर्ट आ चुका है तो अगली सुनवाई पर ही ये साफ होगा कि आखिरकार ओबीसी कमीशन में क्या कुछ कहा गया है। बिल्कुल ममता, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। और एक बार फिर से रुख करेंगे संवाददाता रामानुज का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, चूंकि देखिए अब 24 मार्च को क्या फैसला आता है वो तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर ऐसे में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आ भी गया तो किस तरह से राहें और आसान होती हुई निकाय चुनाव को लेकर आ सकती है? देखिए, राहें जो है आसान अब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अगर फैसला राज्य सरकार के हित में भी आएगा, क्योंकि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही है कि ट्रिपल ए टेस्ट कराया गया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कई समीकरण जो है बदल सकते हैं ग्राउंड पर, कई सीटों में जो है फेरबदल हो सकता है। और ऐसे में जब फेरबदल होगा तो जाहिर सी बात है एक सूची नई तैयार करनी पड़ जाएगी, और ऐसे में जो नई सूची तैयार होगी उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर ली है, ताकि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो चुनाव आयोग के पास भी गई है। चुनाव आयोग इस पर देखेगा कि कौन सा आरक्षण बदलना है, कौन सा नहीं बदलना है, तो इसकी तैयारी जो है वो भी चल रही है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा उसी आदेश का पालन करते हुए जो है सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर पिछले जो टेस्ट के यूं कहीं कि पिछले जो आरक्षण की सूची अगर देखी जाए उससे अगर मैच किया जाए, अगर दोनों सही पाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि पुरानी सूची पर ही चुनाव होगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई है या आरक्षण पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, तो अगर उसमें कोई आदेश देती है तो नई सूची जो है वो कहीं ना कहीं अब रखनी पड़ेगी राज्य चुनाव आयोग को जो है जनता के आगे, और उसी जो है नई सूची के द्वारा ही जो है अब चुनाव होंगे। तो जाहिर सी बात है माना ही जा रहा है कि मई तक जो है चुनाव जो है संपन्न कराने की पूरी कवायद रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि मई तक चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय नेतृत्व से आज मुलाकात हो सकती है भूपेंद्र चौधरी की। यूपी में अभी भी संगठन को लेकर घोषित सूची नहीं हुई है, जहां कल मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से इस दौरान मुलाकात की थी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां केंद्रीय नेतृत्व से भी आज मुलाकात कर सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जहां यूपी में अभी भी संगठन को लेकर नहीं घोषित हुई है सूची और इसी को लेकर बातचीत हो सकती है, यही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व से आज वो मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए संगठन के ऐलान में फिलहाल अभी देरी हो रही है। ऐसे में सूची अभी कोई जारी नहीं की गई है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे, जिस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इस बीच संगठन की जो नई सूची यहाँ पर आनी है, संगठन का जो नया ऐलान होना है, जिसको लेकर लंबे समय से अधर पे लटका हुआ है, देरी हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व से। उसके बाद कयास यही कि अब आने वाले समय में जल्द ही उत्तर प्रदेश में संगठन में जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता रामानुज का। रामानुज, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। किस तरह की महत्वपूर्ण वो विषय जिन पर चर्चा होगी और संगठन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल पाएगा मुलाकात के बाद? देखिए, नए संगठन के अध्यक्ष बने हैं और ऐसे में जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पुराने संगठन के साथ ही मिलकर जो है अभी तक चौधरी भूपेंद्र सिंह काम कर रहे थे। अब नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी नई कमेटी गठित करेंगे, नया संगठन बनाएंगे, तो ऐसे में जो है ये सूची तैयार की गई है कि किन किन लोगों को रखा जा सकता है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि उन सूची को लेकर माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से जो है बातचीत करने गए हैं आज चौधरी भूपेंद्र सिंह, और वहां पर पहुंचकर जो है जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे रखेंगे उनके आगे बात। और इसके साथ साथ जो है जो ऐलान कशमकश फंसी हुई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी होली से पहले संगठन का ऐलान कर देगी, लेकिन अभी तक इसका ऐलान ना होना ये साफ है कि कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह या तमाम जो और वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस सूची के अंदर जो है कोई घटना या कोई बढ़ना, इसको लेकर जो है वो केंद्र नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। और ऐसे में कुछ ही दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव से पहले जो है संगठन का बदलाव होना, और वो भी एक क्योंकि संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर एक जिम्मेदारी सौंपी जाए, और उन लोगों को जो संगठन से बाहर भी होंगे उनको भी जो है दूसरी जिम्मेदारी सौंपने के लिए माना जा रहा है कि बातचीत आज हो सकती है केंद्र नेतृत्व से। और ऐसे में अगर बात की जाए कि इसके साथ साथ 6 MLC के नाम हैं, उन पर भी जो है जो मनोनीत होने हैं उन पर भी चर्चा होनी है। कल माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री से विकास कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और उन नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है चर्चा जो है हुई है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो रोड मैप रहेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, इनके साथ साथ जो नया संगठन तैयार होगा, हर समाज को जो है माना जा रहा है कि इस लिस्ट के अंदर बिल्कुल रामानुज, सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी, उनकी मुलाकात और आज जो उनका दिल्ली दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच जानेंगे, देखिए आने वाले समय में चुनाव होने हैं, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, जिस तरह से आपने जिक्र किया, ऐसे में संगठन को लेकर जाहिर तौर पर बदलाव जरूर होगा और होना भी लाजमी है, ताकि सत्ता को तो मजबूत हो ही रही है लेकिन संगठन को भी मजबूती दी जा सके। लेकिन अंत में सवाल यही उठता है कि आखिर संगठन में बदलाव करने पर इतनी देरी हो क्यों रही है? देखिए, 6 महीने से ऊपर का समय हो गया चौधरी भूपेंद्र सिंह को जो है पदभार संभाले, और ऐसे में अगर बात की जाए कि जो पुराने संगठन के लोग थे उनको भी जगह कहाँ दी जाए, इस पर भी मंथन था। और ऐसे में जो नए चेहरे हैं जो 40% से मतलब 60% के लगभग जो युवा रहेंगे उनको कैसे जो है इस संगठन के अंदर ले आया जाए, और इसके साथ साथ जो 40% से ज़्यादा जो पहले जो नेता हैं उनके अनुभव का कैसे फायदा उठाया जाएगा। तो ये सारी कशमकश थी कि किसको कहाँ जो है किस पद पर रखा जाए ताकि नाराजगी भी ना हो, क्योंकि अगर अभी नाराजगी होती संगठन के अंदर तो जाहिर सी बात है इस पर बड़ा असर पड़ सकता है निकाय चुनाव पर। तो ऐसे में
सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संगठन की सूची तैयार की गई है और ऐसे में संगठन की सूची के साथ साथ पुराने अनुभव को लेकर नए युवाओं का जो जोश है उसको भी कहीं ना कहीं समाहित किया गया है, ताकि युवाओं की एक नई जो है पौध तैयार हो। बिल्कुल, और मुलाकात के बाद किस तरह से संगठन में बदलाव होता हुआ नजर आता है देखना बेहद महत्वपूर्ण। रामानुज, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमार कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। प्रयागराज और कौशांबी में अतीक की पत्नी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जहां पश्चिमी यूपी का भी जिक्र किया जाए तो पश्चिमी यूपी के कई ऐसे जिले जहां पर एसटीएफ क्राइम ब्रांच की छापेमार कार्रवाई बदस्तूर जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी बताई जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता शाइस्ता का नाम भी शामिल है। 24 फरवरी को यह घटना घटित हुई थी, जहां उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता की गिरफ्तारी पर अब इनामी राशि भी बढ़ाई जाएगी। जहां आपको बता दें कि अतीक के करीबियों की तलाश में फिलहाल एसटीएफ की जो टीम है लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। राजधानी लखनऊ का भी जिक्र किया जाए, साथ ही बहराइच में भी अतीक के करीबियों की तलाश यहां पर पुलिस कर रही है, एसटीएफ की टीम भी कर रही है। जो अतीक ने लखनऊ के एक सफेद पोश से बात की थी, सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी सामने आ पा रही है। उमेश के हत्या के बाद अतीक ने की थी बात, जहां विधानसभा सत्र के दौरान शूटआउट से नाराज था अतीक अहमद, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अतीक अहमद के गुर्गों ने अंजाम दिया, जिसमें अब शाइस्ता परवीन का नाम भी सामने आ रहा है। और ऐसे में फिलहाल शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। प्रयागराज पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम भी लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से ओम पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, और प्रयागराज का भी अगर जिक्र किया जाए तो संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के तलाश में कई तरह की जो छापेमार कार्रवाई है उसको अंजाम एसटीएफ की पुलिस दे रही है। इस बीच क्या जानकारी मिल पा रही है, कहाँ क्या कोई सुराग अब तक निकल पाया? ये तो बता दें कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन का इसमें नामजद आरोपी भी है, उसके बाद उनका जो वीडियो सामने आया था 2.5 लाख के नामी साबित के साथ उनका वीडियो आया था, तो उसके बाद लगातार पुलिस जो है उन पर शिकंजा कस रही है, एसटीएफ उन पर शिकंजा कस रही है, जिसको लेकर के बता दें कि उन पर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो लगातार फरार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आम खुलासा हुआ है उसमें ये साफ सामने आया है कि जो शूटर थे उनको पहले नए मोबाइल दिए गए थे, नए सिम दिए गए थे, और उनके बाद शाइस्ता परवीन ने उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए थे। इन सारी बातें सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ बता दें, शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ लगातार धरपकड़ कर रही है, दबिश दे रही है। कई टीमें अन्य प्रदेशों में भी गई हुई है जहाँ पर इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस अपडेट बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये इस मामले में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, उस वीडियो के आने के बाद से शाइस्ता परवीन को लेकर के अब पुलिस और सख्त हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल यही खड़े होते हैं कि जब शाइस्ता परवीन प्रयागराज में घूम रही थी तब पुलिस ने उन पर शिकंजा नहीं कसा, लेकिन अब जब उनका वीडियो सामने आया है उसके बाद पुलिस उनको पकड़ना चाह रही है और वो लगातार फरार चल रही है। लगातार एसटीएफ की टीम और पुलिस प्रशासन यहां पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुख मैं आपका करना चाहूंगी, चूंकि देखिए पश्चिमी यूपी के कई ऐसे जिले जो उसको चिन्हित किया गया है, जहां एसटीएफ की टीम तो पहुंची, साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ओम, आवाज पहुंच रही है आप तक? सबसे बड़ी बात अगर आपको बता दें, जिस तरह से इस पूरे मसले की बात कर, जिस तरह से ये घटना उमेश पाल की हुई, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद है, एसटीएफ वहां पहुंची थी, बी वारंट लेकर के बात की जाए तो उन्हें यूपी लाने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले अगर बात कही जाए तो एसटीएफ के हाथ एक बड़ी चीज़ हाथ लगी है। अतीक अहमद ने जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उस दिन साबरमती जेल से अतीक अहमद ने एक फ़ोन का इस्तेमाल किया था और किसी सफ़ेद पोस्ट लखनऊ में किसी को फ़ोन किया था। ऐसे एविडेंस जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि एसटीएफ के हाथ लगे हैं और उस सफ़ेद पोस्ट की तलाश में एसटीएफ लगातार जुटी हुई है। ऐसे में बात की जाए जो 5 ऐसे मुख्य शूटर हैं, जिसमें से असद, अरमान, जो मुस्लिम,
उसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम और जो शाबिर, इन पांचों शूटरों की अगर बात करें तो इसमें से अगर बात की जाए असद की, तो असद जो है वो सीधा प्रयागराज के बाद सीधा जो है वो बहराइच पहुंचा था और बहराइच में एक होटल में रुका था। इसके साथ साथ सफ़ेद पोश व्यक्ति ने उन्हें वहां ठहराया था जिसका वो होटल है, और उसके बाद उसी व्यक्ति ने उसकी मदद की है नेपाल जाने की। ये तमाम जो एविडेंस है वो एसटीएफ के हाथ लगे हैं और अब ऐसे में उस सफ़ेद पोश की और उस बिल्डर्स की जो तलाश सरगर्मी से एसटीएफ कर रही है, क्योंकि अगर असद तक पहुंचना है, इन शूटरों तक पहुंचना है, तो जो उसके शागिर्द हैं यानी जो उसके सहयोगी हैं उन तक सबसे पहले एसटीएफ को पहुंचना है। अभी तक एसटीएफ की हाथ खाली हैं। यही वजह है कि जब साबरमती जेल में एसटीएफ पहुंची थी, एसटीएफ ने पूछताछ की और सबसे बड़ी बात है कि अतीक के तमाम कॉल डिटेल को तलाशा जा रहा था। इसमें से एक एविडेंस जो है वो बड़ा एविडेंस है जो अतीक अहमद के चीज़ों को लेकर के वो एसटीएफ के हाथ लगा है। अतीक ने इस बात को लेकर जिक्र किया है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, ये विधानसभा सत्र के समय ऐसी घटना हुई है, उसको लेकर के वो उसने नाराजगी व्यक्त की है, ऐसा सूत्र बताते हैं एसटीएफ के द्वारा जो जानकारी मिली है। ऐसे में अगर बात कही जाए इस पूरे मसले को लेकर के, तो अब लगातार उन 5 शूटरों तक पहुंचने के लिए ऋतु लगातार एसटीएफ जो है वो कई टीमें जो है जहां नेपाल में है, एक टीम जहां साबरमती जेल में पूछताछ कर रही है, उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो उसका भाई है बरेली जेल में बंद है, वहाँ पर एसटीएफ लगातार काम कर रही है। वो उनकी डिटेल को खंगाल रही है, उनके जो शागिर्द हैं उनकी डिटेल खंगाल रही है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात ये कहा जाए तो तमाम एविडेंस जो है वो अभी तक जो है वो हाथ लग चुके हैं। ऐसे में तलाश सबसे पहले तलाश इस बात की जा रही है कि आखिर पहले उनके शागिर्दों तक पहुंचा जाए, क्योंकि आपको बता दे रही तू जिस तरह से इस पूरी घटना को बिल्कुल ओम, और देखना महत्वपूर्ण यही है कि आने वाले समय में किस तरह से इस पूरे हत्याकांड की, उमेशपाल हत्याकांड की जो दर परतें हैं वो खुलती हुई नजर आती है। तमाम जानकारी अमित और ओम आपने साझा की, उसके लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां प्रदेश भर के बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। सुबह 10 बजे से बिजली कर्मी कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसमें राजधानी लखनऊ का अगर जिक्र किया जाए तो आज कार्य का बहिष्कार नहीं होगा, जब तमाम बिजली कर्मी 72 घंटे की हड़ताल भी करेंगे। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक भी की गई थी तमाम बिजली कर्मियों की, लेकिन उस दौरान बैठक में किसी भी तरह का कोई नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं आया, जिसके बाद आज कार्य का बहिष्कार करने जा रहे हैं। दिसंबर में हुए समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है, जहां ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद एक बार फिर से कार्य का बहिष्कार करेंगे। लेकिन राजधानी लखनऊ में कार्य का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। और वहीं प्रदेश की जेलों में लगेंगे 1200 और सीसीटीवी कैमरे, जहां जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी के बाद निर्देश दे दिए गए हैं। कारागार राज्य मंत्री धर्म प्रजापति ने निर्देश दिया है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों ने 3600 सीसीटीवी लगे हैं, जहां एक सप्ताह में 1200 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जेलों की निगरानी तंत्र और भी मजबूत हो, किसी भी तरह से किसी भी पालन का उल्लंघन ना हो, उसको लेकर अब 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में छात्रा की सुसाइड का मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि आरोपी राघवेंद्र नाम के व्यक्ति को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपनी बेटी की सहेली से ही की थी गंदी हरकत, जिसके बाद सहेली के पिता की हरकतों से दुखी 7वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में आरोपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है, जहां समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी कर रही है। ऐसे में आरोपी राघवेंद्र को बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का करीबी भी बताया गया। सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां जौहर शोध संस्थान की बिल्डिंग में जौहर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल पर प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि समाजवादी पार्टी सरकार में जौहर शोध संस्थान के
भवन को जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना की दर से 33 साल के लिए लीज पर दिया गया था। इस पूरे मामले पर जब लीज पर दिया गया था तो उसको पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त भी कर दिया था। इस भवन को कब्जे में लेने के आदेश दिए थे, जिसके बाद टीम गठित की गई और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बिल्डिंग खाली करने के लिए 15 दिन के समय के साथ ही नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। लेकिन बिल्डिंग खाली नहीं की गई, जिसके बाद दूसरा नोटिस भी दिया गया और उसके बाद भी शोध संस्थान की बिल्डिंग खाली नहीं की गई। जिसके बाद जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ शोध संस्थान पहुंची और बिल्डिंग में चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान है। रामपुर पब्लिक स्कूल जौहर ट्रस्ट द्वारा ही चलाया जा रहा था, जहां जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बारे में रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हिना मुजुद्दीन ने बताया है कि यह सही नहीं है। हमें 15 दिन का टाइम दिया गया था, 15 दिन का टाइम अभी पूरा भी नहीं हुआ है। जो ऑर्डर उन्होंने पास किया उसको तो फॉलो करें। हमारे पास जो अंतिम नोटिस आया था वो 6 मार्च को आया था, उसके मुताबिक 15 दिन का टाइम था, क्योंकि हमारे यहाँ 18 मार्च तक एग्जाम चल रहे हैं। फिर बच्चों को और उनके एग्जाम का क्या होगा। और उत्तर भारत के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।